गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल रेस्टोरेंट पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा, आज का हमारा टॉपिक जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉड जिसके द्वारा दिया गया था सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन और इड और ईगो, सुपर ईगो का अध्ययन किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वही है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कर दें और एक थंब लगा दें। तो चलिए बगैर स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक जो है वो सिगमंड फ्रॉइड जी हैं। ज़्यादातर लोग जो है इनको सिगमंड फ्रॉड पढ़ देते हैं, सिगमंड फ्रॉड बोल देते हैं, लेकिन फ्रॉड मतलब होता है धोखाधड़ी करने वाला, धोखेबाज आदमी। लेकिन सिगमंड फ्रॉड नहीं, सिगमंड फ्रॉइड जी हैं। तो इनके द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है, नाम से पता चलता है कि मन मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला सिद्धांत को मनोविश्लेषण सिद्धांत बोलते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है कि सिद्धांत में मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सिगमंड फ्रॉइड जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिगमंड फ्रॉइड जी का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया के हंगरी शहर में हुआ था। इनकी बहुचर्चित पुस्तक जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जिसमें उनके और उनके रोगियों के सपनों के विश्लेषण पे लिखी गई थी ये बुक। देखिए, वैसे इनकी बुक जो है ईड से रिलेटेड बहुत सारे बुक इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन मेनली मैंने जो पहला और अंतिम बुक था इनके द्वारा लिखा गया उसका ही मैंने इसमें सम्मिलित किया है। लास्ट बुक जो है इनका मोजेस एंड मोनेथिज्म, इनका लास्ट बुक है। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया है और मन को जो है इन्होंने 3 भागों में बांटा है। एक होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिसमें होता है मनुष्य जिसमें जागृत अवस्था में काम होता है। इसमें इंसान का माइंड जो है वो चेतन अवस्था में होता है, सब कुछ सोचने समझने की अवस्था होती है और ये मात्र 10% ही होता है। इसमें मानव को परमात्मा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। ये जो है सोचने समझने की क्षमता जिसमें होती है मात्र 10% ही ये कॉन्शियस माइंड होता है इंसान के पास, जिसमें जागृत अवस्था में इंसान होता है और इसमें मनुष्य को परमात्मा की उपस्थिति का ज्ञान होता है। देखिए, अब चेतन मन जो है सब कॉन्शियस माइंड ख्वाबों, ख्यालों और निद्रा की अवस्था जो है वो अवचेतन मन में आता है। इसमें स्मृति मतलब लोगों के पास जो उसकी स्मृति होती है, याददाश्त जिसे बोलते हैं, स्मृति, ज्ञान, अनुभव संचित होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में। और अनकॉन्शियस माइंड, अब अचेतन मन से ही अनकॉन्शियस माइंड से पता चल रहा है कि जिसमें इंसान को कोई सुध-बुध नहीं होता कि वो किसके साथ क्या कर रहा है। वो एकदम मतलब मरा हुआ सा प्रतीत होता है, जिसमें इंसान जैसे देखिएगा किसी को दारू पी करके एकदम नशे में धुत होता है तो वो इंसान जो है अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके पास। सदा सक्रिय रहने वाली अवस्था, इसमें दमित विचार और कामनाएं संचित रहती है। ये 90% होता है। देखिए, 10% जो है वो चेतन मन, कॉन्शियस माइंड होता है। अब चेतन मन जो है, अचेतन मन, वो 90% होता है। इसमें दमित विचार और कामनाएं या वासनाएं, मतलब दमित विचार मतलब कुछ भी जो आपको, आपके भाव को, आपके सोच को या आपके अंदर जो कुछ इच्छाएं हैं उसको हमेशा दबाया जाता है, तो वो इसमें अचेतन मन में आती है। देखिए, जैसे कि फिगर से पता चल रहा होगा कि ये अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो है, ये अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है। ये जो है वो 90% जो है अनकॉन्शियस माइंड है, ये मात्र 10% है कॉन्शियस माइंड मात्र 10% है जो दिखता है, और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो छिपा रहता है। ये भाव जो होता है इंसान के अंदर छिपा होता है और ये 90% भाव होता है जो दिखता नहीं है। तो इस फिगर से यही पता चल रहा है कि 90% अनकॉन्शियस माइंड जो है वो दिखता नहीं, वो छिपा हुआ होता है, हाइड होता है, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% हो जाए तो दिखता है। देखिए, ईड, ईगो और ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये आपको चेतन, अचेतन और अचेतन से संबंधित है।
ये तीनों चेतन, अवचेतन, अचेतन मन से संबंधित है, जैसे लिखा हुआ है। देखिए ईड या इद बोलते हैं, ईद की उत्पत्ति मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाती है। ईड जो है उसकी जो जन्म, इंसान की जन्म के साथ ही जब बच्चा पैदा होता है, शैशवावस्था में होता है, तभी उसके साथ ईड की उत्पत्ति हो जाती है। जन्म से ही उसकी ईड की उत्पत्ति उसके साथ हो जाती है। प्राइड इसे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। देखिए ईड को जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं सिगमंड फ्रॉइड जी। इसकी विषय वस्तु वे इच्छाएं आती हैं जो तत्कालिक संतुष्टि चाहती है। उदाहरण के तौर पर सेक्स या काम की इच्छा हो, देखिए, या भूख प्यास जो भी होता है, इसमें भूख प्यास भी ले सकते हैं। बच्चे की जो इच्छा होती है ईड में जो है वो शैशवावस्था, ईड के अंदर शैशवावस्था का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे 1 से 2 साल के बच्चे, वो ईड के अंदर आते हैं। उसमें जो होता है बच्चे के जन्म के साथ ईड की उत्पत्ति होती है, और उसमें शैशवावस्था के बच्चे 1 से 2 साल के बच्चे जो है उसमें ईड की अवस्था होती है। उसमें बच्चे जो है दूसरे के बारे में नहीं सोचते, न माँ बाप के बारे में, न किसी और समाज के बारे में। उनके पास ये नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि मेरे इस इच्छा से दूसरे का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे अभी भूख प्यास लगा है तो अभी मुझे इसकी संतुष्टि चाहिए तो चाहिए। तो शैशवावस्था जो है वो ईड के अंदर आता है। देखिए इसमें अनैतिक व आपराधिक इच्छाओं का भंडार होता है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंतर्गत अनैतिक व आपराधिक इच्छाओं का भंडार होता है। तो ये ईड के अंतर्गत होता है, और ईड जो है वो आपको इसका संबंध जो है वो अचेतन मन से होता है। इसका ईड का संबंध अचेतन मन से होता है, जो कुल मन का 9/10 भाग होता है। सबसे ज़्यादा जोर जो है वो ईड पे ही दिए हैं सिगमंड फ्रॉइड जी। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। सुखवादी सिद्धांत मतलब सुख से ही पता चल रहा है कि जिससे हमें अपना संतुष्टि चाहिए, मुझे जिससे संतुष्टि मिल रहा है, सुख मिल रहा है, उस पे ही ये आधारित होता है ईड। जैसे कि भूख प्यास, सेक्स की कामना की, के काम वासना की भावना जो होती है, ये सब आपको मतलब जो भी एक क्षण के लिए सुख देता है, उस पर ये ईड आधारित होता है। इसका संबंध शैशवावस्था से होता है। देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है इसकी उत्पत्ति मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाती है, और नीचे लिखा है इसका संबंध शैशवावस्था से होता है। मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं 1 से 2 साल तक ही ये जो है शैशवावस्था, उसमें ईड की उत्पत्ति होती है। ईगो अहम, ये ईड और सुपर ईगो के भी संतुलन बनाने का काम करता है। देखिए ईगो जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, जो दो रास्ताओं को मिलाने का या दो स्थानों को मिलाने का काम करता है। ईगो जो है वो एक ब्रिज है जो 2 स्थानों को मिलाने का काम करता है। ईड और सुपर ईगो को मिलाने का काम ईगो करता है, जिसे हम भी बोलते हैं। इसका संबंध अवचेतन मन से होता है। ये वास्तविकता, रियलिटी पर आधारित होता है। ये रियलिटी पर आधारित होता है। इसका संबंध बाल्यावस्था से है। देखिए ईड का संबंध शैशवावस्था से था, और ईड की उत्पत्ति जन्म से ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है। बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से ईड की उत्पत्ति हो जाती है, और वो शैशवावस्था से रिलेटेड है। और ईगो जो है इसका संबंध बाल्यावस्था से है। सुपर ईगो, परमाहम। सुपर ईगो जो है इसका संबंध नैतिक गुण, मोरालिटी से होता है। अब जैसे आप कोई भी ये सोच सकते हैं कि मोरालिटी बच्चे में जब आ गई तो वो बाल्यावस्था और शैशवावस्था में तो नहीं होगा, वो किशोरावस्था में होगा। जैसे कि हमने विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया है, तो उसमें जब किशोरावस्था में बच्चे जाते हैं तो उसमें तार्किक चिंतन उत्पन्न हो जाता है। वो तर्क वितर्क करने लगते हैं, लॉजिकली तर्क वितर्क कर सकते हैं, और उनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। मोरालिटी, उनमें नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। तो सुपर ईगो परमाहम का संबंध जो है वो मोरालिटी से होता है, और ये चेतन मन से जुड़ा होता है, जो कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईड जो है वो मनुष्य के बच्चे के जन्म के साथ उत्पन्न होता है, और इसका संबंध जो है वो अनैतिक व आपराधिक इच्छाओं का भंडार होता है, और ये कुल मन का 9/10 भाग होता है, और इसका संबंध अचेतन मन से होता है, और ये शैशवावस्था से संबंधित है। ईगो जो है वो ईड और सुपर ईगो के बीच ब्रिज का काम करता है, और ये अचेतन मन से संबंधित है, और ये रियलिटी पर आधारित है, बाल्यावस्था से संबंधित है।
सुपर ईगो, इसका संबंध नैतिक गुण मॉरलिटी से होता है। जैसे मॉरलिटी पता चल गया कि इसका संबंध किशोरावस्था से होता है और ये चेतन मन से जुड़ा होता है, जो कि सिर्फ 10% ही होता है, 10% देखने को मिलता है। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के जो भी कंटेंट अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।